हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज मैं आपको एक नए सिरे से जो है प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी और यकीन मानिए यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। जो मैं करवा रही हूँ मैं आपको बता भी देती हूँ, अगर आपको हो सकता है तो आप कर लीजिए। यूथ पब्लिकेशन की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है और हर तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा, चाहे वो यूकेपीएससी लेक्चरर का हो, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट जेआरएफ का हो, यूपीएसएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो और भी टीजीटी में, पीजीटी में, हर जगह के क्वेश्चंस आपको इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और जो क्वेश्चंस देखिए आपके बीपीएससी में भी टीआरई 3 में आपके पूछे गए हैं ना, वो सभी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक क्वेश्चंस मैं आपको इसमें दिखाती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था क्वेश्चन और ये जो है आपका पूछा भी गया था। तो एक आपको ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं दिखा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और इसके जो भी इसके अंदर जो आपका तथ्य दिया हुआ है ना, जो उसको एक्सप्लेनेशन को करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो हम कर लेंगे। तो उससे क्या होगा ना, आपका जो भी चीज़ यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया था, कहाँ गया, हाँ ये देखिए ये वाला आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो ये क्वेश्चंस आपने देखा होगा। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, बता। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया था कि अमीर खुसरो की ये पंक्ति है और अमीर खुसरो ने यह किस अवसर पर ये जो है लिखा था। तो यहाँ पे आप देखिए इसको देख सकते हैं कि इन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर ये जो है पंक्ति इन्होंने लिखी थी। तो ये क्वेश्चन देखिए आपके पूछे गए हैं। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए, एक एक करके तो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन सभी आपके एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं आए हैं, यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर पॉसिबल होता है तो ये आप ज़रूर ले लीजिए, मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं बुक्स। और नहीं देखिए ऐसा है ना कि क्वेश्चंस काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ना, इस वजह से ये बुक बहुत ही मोटी है और ये पढ़ना बहुत ज़्यादा अपने आप में डिफ़िकल्ट है देख कर ही। लेकिन आप अगर नहीं भी लेते हैं तो भी मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये पूरा आपको मैं कंप्लीट करवाऊँगी। तो इसको अगर हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे ना, जैसे ये आदिकाल है, ये मैं 3 दिन में ख़त्म करूँगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं चलना है, ऐसे चलेंगे ताकि हमारा हम गिरे भी नहीं और अच्छे से काम भी हो जाए। तो मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँगी उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चंस अपने आप में अनूठा है और आपको मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि आंसर ना दिखे, ताकि आप इसको अच्छे से बता पाएँ कि इसका आंसर आपको आता है या नहीं। एक तरह से प्रैक्टिस सेशन भी रहेगा ये। तो मैं सभी को अच्छे से आपको करवाने वाली हूँ। आदिकाल लेके चल रहे हैं, पूरा इसी तरह से हम करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को करेंगे अच्छे से और बहुत ही डिटेल में करेंगे ताकि सभी चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर कर पाएँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है इसका नोट्स बनाएं। ठीक है, आदिकाल का आप 3 दिन में आपका आदिकाल का नोट्स कंप्लीट हो रहा है। बहुत ज़्यादा ना हड़बड़ाहट और दौड़ भाग में ना रहें और सटीक तरीके से पढ़िए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आता है और जो आपके लिए हेल्प करेगा। तो मैं आपके लिए ही हूँ यहाँ पे। आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ आपको मिल पाएंगे। ठीक है, तो अब वही आपको एक अच्छा कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रैक्टिस रहेगा ये। चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। आपको बस इतना ही करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको और चाहिए और किस तरह आपकी तैयारी हो पा रही है। चलिए हम अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप खुद बताइएगा कि आपको इनमें से क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। तो लगभग 100 क्वेश्चंस हम करेंगे, 100 या 120 ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे आज आदिकाल से संबंधित। और ये क्वेश्चंस आपके लिए एकदम माइंड ब्लोइंग रहेगा। यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी यहाँ से। अब देखिए यहाँ बता रहा है किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। तो ये आपको बताना है, मृगावती, पदावली, पद्मावती या मधुमालती। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है पदावली। ठीक है, पदावली बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, आज से आपके क्वेश्चंस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, आपके मार्क्स इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए इसके बारे में जान लीजिए, पदावली के बारे में। ठीक है, तो राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन जो है पदावली में मिलता है। पदावली की रचना किसने की है? तो विद्यापति ने की है। और इससे एक फैक्ट पूछा जाता है, ये मैथिली भाषा में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपने देखा होगा, जो भी जितने लोग भी एग्ज़ाम में दिए होंगे, तो हिंदी का क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा था और व्याकरण तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए थे।
सबसे ज़्यादा दिमाग अगर ख़राब किया होगा आपका तो वो पैसेज वाले क्वेश्चंस ने किया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसेज दे दिया गया था। इस वजह से हो सकता है कि टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम रह गया हो, लेकिन क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे आए थे। तो यहाँ पे आप इसको कर लेते हैं ना तो एक अच्छे लेवल पे आपकी तैयारी हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैथिली भाषा में हमारा विद्यापति जो है रचित है। इसके बाद निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादिकता को नागिन की लहर कहा है। देखिए ये यही सब क्वेश्चन आपके बन जाते हैं और फिर लगता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ गया, क्वेश्चंस आपके यहीं से रहते हैं। देखिए पदावली के किसने, निराला ने कहा है, ये आप नोट कीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। श्रृंगारिक पदों की मादिकता को नागिन की लहर जैसा किसने कहा है, तो निराला ने कहा है। जबकि मृगावती कुतुबन की तथा पद्मावती जायसी की और मधुमालती मंझन की रचना है। तो इतनी बात भी आपको ध्यान रखनी है, मृगावती किसकी है, कुतुबन की है। पदावली किसकी है, तो विद्यापति की है। पद्मावत किसकी है, जायसी की है। और मधुमालती किसकी है, मंझन की है। एक एक चीज़ को हम ध्यान से देखते हुए चलेंगे। और यहाँ पे आपको बताना है, दूसरा क्वेश्चन है, बीसल देव रासो की नायिका का नाम बताना। यहाँ पे क्या होगा, तो बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या था, तो यहाँ पे देखिए राजमती आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में ज़रूर जान लीजिए, बीसल देव से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। बीसल देव से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये राजमती नाम की नायिका है, यह नरपति नाल की रचना है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। बिल्कुल पॉइंट डालिए और लिखते चलिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह वीर गीत का काव्य है, तो ऐसे आप पॉइंट बना के वीर गीत लिखिए, बीसल देव रासो ब्रैकेट में वीर गीत, ठीक है। इसकी कथा 4 खंडों में है, कितने खंड में है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक एक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, तो डिटेल में पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। इसकी कथा 4 खंडों में है, जिसके प्रथम खंड में क्या होता है, तो राजमती एवं विसल देव का विवाह होता है। ये एकदम रटते हुए चलिए, यहीं पे याद होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद आप एक बार रिवीजन इसको ज़रूर कर लीजिए, या फिर वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के जॉब नहीं मिल सकता, इतनी बात तो तय है। और क्वेश्चंस का लेवल आप देख रहे हैं, इस हिसाब से आपको अभी 9th-10th का भी एग्ज़ाम होना था, पता नहीं अभी क्या होगा। ये तो बहुत ही निंदनीय बात है कि लीक होता जा रहा है पेपर, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है इस चीज़ से। तो देखिए बीपीएससी का क्या फ़ैसला होता है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। यहाँ देखिए प्रथम खंड में क्या होता है, राजमती और बिसल देव का विवाह हो जाता है। दूसरे खंड में क्या होता है, बिसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा का प्रस्थान हो जाता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि बिसल देव जो है अपनी पत्नी से रूठ के कहाँ चला जाता है, उड़ीसा चला जाता है। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे पता चलेगा, इस तरह से आप इसको पढ़िए। तृतीय खंड में राजमती के विरह वर्णन है, ठीक है। जो उनका पति चला जाता है उड़ीसा, तो उनका विरह वर्णन जो है वो तीसरे खंड में है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजमती का विरह वर्णन किस खंड में है। चतुर्थ खंड में क्या है, तो बिसल देव रासो का जो है वापस आ जाते हैं और उनके पिता के घर वापस आने की कथा का वर्णन किया गया है। पद्मावती जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी का कृत है, ये भी ध्यान रखेंगे। और स्त्री पात्र है पद्मावती। आगे चलते हैं, चर्या पद बताना है। चर्या पद में चर्या पद के रचयिता कौन होंगे, सरहपा, सबरपा, लुइपा या कुकरीपा। तो चर्या पद बताना है आपको, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबरपा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर अपना बताते चलिएगा कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए चर्या पद जो है सबरपा की रचना है। चर्या पद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। ये पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिए। चर्या पद संधा भाषा के दृष्टकूट में लिखा गया है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं, जबकि दोहा कोश जो है सरहपा की रचना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दोहा कोश किसकी रचना है, सरहपा की रचना है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आपको बताना है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है यहाँ पे। पियू चित्तौड़ ना आवयूं सावन पहली तीज, जोवे बाट बिरहनी खिन खिन अनवय खीज, संदेशो पिन साहिबा पाछो फिरिय न देह, पंछी घायला पिंजरे छूटन रो संदेश। तो ये बताना है ये पंक्ति किसकी है, किस रचना में रचित है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे करकंड चरियू, खुमान चरियू, ढोला दमारू दोहा और पद्मावत। तो यहाँ पे कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा, खुमान रासों में कहा गया है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इसको आप इस तरह से
देखिए यहाँ पे खुमाण में भी आपका जो आप देख रहे हैं न का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है, और यहाँ भी आपका जो है न का प्रयोग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप इस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। खुमान राशो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा ध्यान में भी रहे। और खुमान राशो किसकी रचना है, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। दलपति विजय की रचना है, ध्यान रखेंगे। पद्मावत जो है हम कई बार देख चुके हैं, जायसी की रचना है। करकंड चर्यु किसकी है, तो कनकामर मुनि, ठीक है। करकंड चर्यु जो है करकानर मुनि द्वारा, और ढोला मारुदा दोहा किसके द्वारा है, कल्लोल कवि या कुशल लाभ भी आता है, कल्लोल या फिर कुशल लाभ। कुशल लाभ भी आपको ऑप्शन में मिलेगा कहीं कहीं, ठीक है। तो ये उसका है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। जयप्रकाश के रचनाकार कौन होंगे, जयप्रकाश के रचनाकार कौन होंगे, तो भट्ट केदार आपको पता ही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जगनिक, परमाल रासो, श्रीधर, रनमल छंद और नरपति नाल, बीसल देव रासो। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। टफ क्वेश्चंस आप कराने की मांग कर रहे थे, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, और इसको आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ये जो आपका पंक्ति दिया गया है, ये किसने कहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं भी आपके साथ मेहनत कर रही हूँ, पर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, और इसको अच्छे से रिवीजन भी करना है, आपको नोट्स भी बनाना है। नो डाउट आपका मेहनत मुझसे कई ज़्यादा है, पर मैं आपके लिए जितनी भी चीज़ें लेके आ रही हूँ, यकीन मानिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको ज़रूर से ज़रूर कीजिए। इस बार के क्वेश्चंस को देख के और भी ज़्यादा मैं श्योर हो गई हूँ कि यहाँ से, इस बुक से आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी हेल्प करेगा। तो देखिए ये जो आपका पंक्ति यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, ये जो कहा गया है शुद्ध कोटि में नहीं आती है क्या, तो जीवन की स्वाभाविक सारणियाँ, अनुभूति और दशाएं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें सिद्धों और योगियों के बारे में जो ये बात कही गई है, ये किसने कही है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, इसमें कुछ भी खास बात नहीं कही गई है, आगे चलते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध बताना है किसकी रचना है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र सूरी, शांगदर या मेरुतंग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका ये नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2013 में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा भी आपका ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुमारपाल प्रतिबोध। तो बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सोमप्रभ सूरी बहुत ही सही हो जाएगा, ठीक है। कुमारपाल प्रतिबोध की रचना सोमप्रभ सूरी। पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपना रिस्पांस दीजिए ताकि मैं भी प्रोत्साहित हो सकूं और मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं इस तरह के और भी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आऊं, पूरा प्रैक्टिस आपको कराऊं। आपके फीडबैक पे ये निर्भर करता है, अगर आप रुचि नहीं दिखाएंगे तो फिर मेरे भी अंदर जो मोटिवेशन है उसकी कमी हो जाएगी, हो सकता है मैं इसे बंद कर दूँ। लेकिन आपका यहाँ पर मोटिवेशन मेरे लिए बहुत बड़ा यहाँ पे आप देखिए कुमारपाल प्रतिबोध जो है किसकी रचना है, सोमप्रभ सूरी की रचना है। तो ये आप इसमें और भी जो है उनको भी ध्यान रखिए। और देखिए जिनका यहाँ पे बात किया जाए तो सोमप्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे, ठीक है, और इनका आविर्भाव 1252 ईस्वी में विक्रम संवत में हुआ है। ध्यान रखें, कुमारपाल चरित्र, हेमचंद्र सूरी। देखिए क्वेश्चन में आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, कुमारपाल प्रतिबोध अलग है, कुमारपाल चरित्र अलग है, ठीक है। चरित्र में पूछा जाए तो हेमचंद्र सूरी, और प्रतिबोध में तो सोमप्रभ सूरी, ये ध्यान रखेंगे। हमीर रासो किसकी है, शांगधर की। प्रबंध चिंतामणि किसकी है, मेरुतुंग की, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे बताना है आपको संदेश रासक किसका है। तो हमने इसको याद करवाया था आपको, संदेश अब कहीं भी संदेश जाना दूर नहीं है, अब दूर नहीं है। पहले बहुत ही समय लगता था, कोई संदेश को पहुंचाने में बहुत ही मुश्किल होती थी, पर अब तो आप एक टिक करते हैं, आपका संदेश यहाँ से वहाँ पहुँच सकता है। तो इसलिए अब दूर नहीं है संदेश, तो अब्दुल से अब्दुल रहमान आप याद रख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से ये याद हो जाएगा।
पता भी नहीं चलेगा। चलिए आगे हम इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो इसको आप पॉइंट करके ज़रूर लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जो कर रहे हैं, बोल रही हूँ ना, उसको आप करिएगा अगर न वैसे, तो आपको क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से आप इसको पार कर लीजिएगा। संदेश रासक के लेखक जो है अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक जो है पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। ये पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का कथा वर्णित है। तो हो सकता है कि आपसे कथा वस्तु पूछ लिया जाए, तो ये भी आप ध्यान रखिए कि विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है इसमें। आगे हम देख लेते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि नरपति नाल जो है ये कि बीसल देव के यहाँ पे हो जाएंगे। चंद्रबरदाई किसकी विषय, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद्रबरदाई। और परमाल रासो आला खंड के रचनाकार जगनिक हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। परमाल रासो को आला खंड भी कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी तो आपने देख लिया, नरपति नाल की रचना कौन सी हो जाएगी, बीसल देव रासो। चंद्रबरदाई की किसकी हो जाएगी, पृथ्वीराज रासो। परमाल रासो की क्या हो जाएगी, जगनिक हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और ये मैंने आपको याद भी कराया था कि पति 20 नहीं होता है, पति 1 होता है, पति 20 नहीं होता है। तो 20 से हमने याद करवाया था आपको कि बीसल देव रासो। ऐसे आप कनेक्ट करके याद करेंगे ना, तो बहुत ही ईजिली आपको याद भी हो जाता है और क्वेश्चंस वहाँ पे याद आ जाते हैं एग्जाम में, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी यह किससे प्रभावित है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बांग्ला, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहारी नहीं लगा दीजिएगा आप इसमें, ठीक है, बिहारी हिंदी नहीं लगाना है। बांग्ला से प्रभावित था, मैथिली हिंदी के रचित होने पर भी ये जो है कैसे है, यहाँ पे आप सभी चीज़ को ध्यान से देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। विद्यापति की पदावली जो है मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी बांग्ला भाषा से प्रभावित है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक एक पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आपका यहाँ से बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो फैक्ट्स को ध्यान में रखें। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है, तो इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए संस्कृत भाषा में इनकी कौन कौन सी रचना है, तो शैव सर्वस्य सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी। जितनी भी चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ ना, अगर यकीन मानिए आप इतना कर लेते हैं तो काफ़ी, किसी कोचिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई कोचिंग में भी आपको इतना फैक्ट्स नहीं प्रोवाइड कराया जाता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ, ठीक है। जितने अच्छे से ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, इतने अच्छे से आपको कोचिंग में भी नहीं मिलेगा। सिर्फ कोचिंग में नाम नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े उच्च संस्थान पे बैठे हुए हैं लोग, और फिर भी आपको एक सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं मिल पाता है। यहाँ पे हम देखें तो अवहट में 2 आपकी रचना है, 2 है विद्यापति की रचना, कीर्तिलता कीर्तिपताका, ये 2 किस में है, अवहट में है। मैथिली में कौन हो जाएगा, पदावली और गोरक्ष विजय, ये 2 जो है मैथिली में है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस पंक्ति को भी आप ध्यान में रखिए, ये जो पंक्ति है, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वीवीआई क्वेश्चन, सारे जो वीवीआई पॉइंट्स है ना आपको मैं बता रही हूँ, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, मेरी बात को आप स्किप ना करें, बहुत ही हानि हो जाएगा आपके लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। तो देखिए यहाँ पे विद्यापति के संदर्भ में बताया जा रहा है कि किसने क्या कहा है उन्हें, तो बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है, और विद्यापति की कीर्तिलता जो रचना है भृंग भृंगी संवाद के रूप में, यहाँ संवाद के रूप में हुई है। ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो आप ही की इच्छा थी कि अच्छे से डिटेल क्वेश्चन करवाइए, तो मैं आपके लिए डिटेल क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो अब आप इसको कंप्लीट देखिए, तभी आपको इसको फ़ायदा मिलेगा। भला हुआ जो मारिया बहिणी हुआ कंतु, लज्जेज तू वयंसियु, भजई भग्गा अरु अंतु। ये पंक्ति बताना है किस कवि की है,
अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका जो है ये कि UKPCS में छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर का 2020 में 14 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और इसके रचयिता कौन जो है यहाँ पे पंक्ति किसकी है, तो ये आपका हेमचंद्र का है। ठीक है। भला हुआ जो मारिया बहनी हमारा कंतु, लजेज यू वस्यंत्यहु जय 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 भग्या घर एंतु। ये हेमचंद्र की जो है यहाँ पे इनके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। हेमचंद्र की है ये पंक्ति, ये तो आपने जान लिया। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। हेमचंद्र जो है प्रसिद्ध जैनाचार्य हैं, ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ। व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है, तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। जो ये नाम है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके व्याकरण ग्रंथ है ये। और हेमचंद का यह व्याकरण सिद्ध हेम नाम से भी प्रसिद्ध है, सिद्ध हेम। चलते हैं आगे, आगे बताना है। यहाँ पे देखिए हेमचंद के बारे में और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। सिद्ध हेम जो है ये संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेशन इसमें मिलता है। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राकृत का पाणिनि किसे माना जाता है, हेमचंद्र को माना जाता है। कुमारपाल चरित्र, योगसार, प्राकृत व्याकरण, देसी नाम माला कोश और छंदोनुशासन, ये सब जो है हेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं। अगर शांगधर बताया जाए, शांगधर कृत, शांगधन पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया पदकोश है, ये शांगधर के बारे में बताया जा रहा है। और जो बाकी ऑप्शन में था उससे आपको बताया जा रहा है। सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध, हमने अभी भी आपको बताया। ये गद्य पद में संस्कृत व प्राकृत काव्य लिखा गया है ये। और कन्हपा के बारे में अगर बताया जाए तो 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे और सबसे बड़े कवि थे कन्हपा। कन्हपा के गुरु का नाम था जालंधरपा और ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ बताना है आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है। तो आदिकाल को चारण काल ये तो आपका हो जाता है बहुत ही ईजी। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो फिर आपको लगेगा कि चारण काल तो ग्रियर्सन ने कहा है। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन क्या होगा ये बताना है। तो देखिए चारण काल जो है ग्रियर्सन ने ही कहा है और राम कुमार वर्मा ने भी कहा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। देखिए डेट याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्रम से क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। तो क्रम से क्वेश्चन आप तभी लगा पाइएगा जब आपका डेट आपको याद होगा। तो सभी आलोचना का डेट भी साथ में एक बार देखते हुए चलिए, ठीक है। इस नामक इतिहास ग्रंथ लिखा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा है, ये आपको फैक्ट्स याद रखना है। संधि एवं चारण काल कहा है, या आप ऐसे कह सकते हैं संधि चारण काल कहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है, गिरियर्सन अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तब आप इसमें राम कुमार वर्मा की तरफ जा सकते हैं। मोहन अवस्थी ने आदिकाल को क्या कहा है, आधार काल कहा है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सरोज नामक रचना की है 1893 में, इनके बारे में बताया गया। अब देखिए यहाँ पे आदिकाल के यहाँ पे प्रस्तोता कौन कौन थे। चारण काल डॉक्टर गिरियर्सन ने कहा, आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, सिद्ध सामंत काल किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने कहा। चलते हैं आगे। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है, ये क्वेश्चन बताना है आपको। आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल। तो ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ही ईजी है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आदिकाल। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि है कौन, अमीर खुसरो। इनका जन्म अगर पूछा जाए तो 1253 से 1325 और इनका वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन। अबुल हसन इनका वास्तविक नाम था और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है, जिनके मृत्यु पर ही इन्होंने वो पंक्ति लिखी थी। ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, तो हो सकता है इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए सबको डिटेल में आपको देखना है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कौन कहा जाता है, अमीर खुसरो। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। देखिए ये सब आपका पूछा जा सकता है, तो कुछ भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों के राजकुमार की संज्ञा दी है, किसने, ईश्वरी प्रसाद ने। विद्वानों के
विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ की संख्या 100 बताई है। इनके प्रमुख ग्रंथ की बात की जाए तो खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुकने, गजल, ये सब इनकी रचना हो जाएगी। आगे चलते हैं, दान वाक्यावली के रचनाकार कौन हो जाएंगे। दान वाक्यावली देखिए बहुत डिटेल में कर रही हूँ तो मुझे लगता है 100 प्लस क्वेश्चन करने में काफ़ी समय जाएगा और उतना लंबा आप वीडियो भी नहीं देख पाते हैं। तो देखते हैं कि कितना कर पाते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि इनके सभी फैक्ट्स को हम देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपके वहीं से बन रहे हैं। हमें खाना पूर्ति नहीं करनी है कि क्वेश्चंस करवा दिया, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन करवा दिया, हो गया। वो 300 क्वेश्चन आपको करवाऊंगे ना, उसमें 1000 क्वेश्चन आपके मिलेंगे, इतने सारे फैक्ट्स उसके अंदर हैं। तो फैक्ट्स को करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा। देखिए दान वाक्यावली के रचनाकार यहाँ पे बताना है तो कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे विद्यापति हो जाएंगे। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन हो जाएंगे, विद्यापति हो जाएंगे। देखिए इनके बारे में जान लीजिए थोड़ा। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था, पंडित हरि मिश्र। ये बिहार के प्रांत दरभंगा जिले के विपसी गांव के में रहने वाले थे। देखिए आपका गांव से नहर शहर से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, हो सकता है सुमेलित में डाल दिया जाए। तो देखिए क्वेश्चंस डिफिकल्ट बन रहे हैं, तो उस हिसाब से तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे, जिसमें राजा शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया गया है। देखिए आप सुनेंगे ना तो जल्दी याद होगा। आप बुक लेके भी पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बुक का नाम भी बताया। आप बुक लेके भी पढ़ सकते हैं, मेरी कोई स्वार्थता इसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे मेहनत को सफल करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को आगे बढ़ाइए। और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, फ्री की चीज़ें मैं दे रही हूँ आपको, लेकिन ये फ्री की चीज़ें बहुत ही अनमोल है, तो इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत जाने दीजिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो सिलेक्शन के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हम करेंगे आपके लिए। आपको भी करना है, आपको भी रुकना नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर हम विद्यापति के अन्य संस्कृत ग्रंथ की बात करें तो शैव सर्वस्य सार, गंगा वाक्यावली आपको करवाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो आप उसमें अगर कोई आपको ना मिले ना तो आप नोट करते हुए चलिए। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली, गोरक्ष विजय के नाटक की रचना की थी और कीर्तिलता कीर्ति पताका अवहट में की थी। ये सभी आपको करवा चुकी हूँ। डॉक्टर बच्चन ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ये सब बात मैं आपको बता चुकी हूँ। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे, ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली गोविंद गीत की रचना की है। पद्माकर के बारे में बताया गया है कि ये रीतिकालीन कवि है जो प्रबोध, पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन जैसे ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। ये देखिए आपको अन्य जो 3 ऑप्शन है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। आगे चलते हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन किसका है, ये बताना है आपको। देख ही लिया होगा आपने, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन जो है कृष्ण भक्त की परंपरा। क्वेश्चन आपसे देखिए ऐसे भी पूछा सकता है कि विद्यापति को किसने नहीं माना है कृष्ण भक्त परंपरा में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इनके बारे में इन्होंने क्या कहा है, तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया था, वैसे ही विद्यापति को इन पदों को भी। तो ये जो पंक्ति है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा गया है। और ये किसके बारे में बोला गया है, तो ये विद्यापति के बारे में बोला गया है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बच्चन सिंह को विद्यापति को जातीय कवि कहा, अब तक आपको ये याद हो गया होगा। निराला ने पदावली को श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार के सिद्ध वाक कवि कहा है। किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे चलते हैं, बताना है आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है। रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिद्ध साहित्य, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। देखिए आपके 84 सिद्ध माने जाते हैं। जो बौद्ध धर्म में आपका हीनयान वज्रयान होता है,
तो वज्रयान जो है ना आपका, यही आपका सिद्ध साहित्य जो आगे चल के प्रचलित होता है। फिर भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय हैं ये सब आपका कथन में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित है और 84 माने जाते हैं सिद्ध। ठीक है, सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोमिपा, कुकरीपा, ये सब आदि प्रमुख जो है यहाँ पे सिद्ध कवि हैं। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है, तो सरहपा को प्रथम सिद्ध कवि माना है। साधनावस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वर तत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में लुइपा जो है वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, सबसे बड़े। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है यहाँ, निम्नलिखित काव्य धाराओं में कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन सा भक्ति काल के अंदर नहीं आती है ये बताना है आपको। राम भक्ति काव्य धारा, रासो काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी या कृष्णाश्रयी। तो देखिए, राम भक्त, कृष्ण, ज्ञानाश्रयी, कृष्णाश्रयी सब आता है, रासो नहीं आता है। रासो आपका आदि काल में आता है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, आप इस तरह से ये प्रमुख जो रूप में बांटा गया है इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि अधिकतर जो वीर गाथाएँ जो हैं वो डिंगल भाषा में लिखी गई हैं। ये भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं आदिकाल में, जो आदिकाल से संबंधित हैं। और ये सभी आपको रचना ध्यान रखना है। पृथ्वीराज, रासो, जगनिक, नरपति, नाल, ये सब जो है आदिकाल की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, यहाँ बताना है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। ये कथन आपको बताना है। देखिए, सिद्ध सामंत युग किसने कहा था, यहीं से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग माना था आदिकाल को। और ये जो पूरी जो कथन है, ये कथन किसकी है, राहुल सांकृत्यायन की है, कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। आगे चलते हैं, बताना है, यहाँ पे कुछ विशेष नहीं है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे आपको बताई गई हैं, एक बार एक नज़र देख लीजिए। वेद, उपनिषद, यज्ञ आदि का विरोध, योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति गुरु द्वारा संभव आदि, ये सब है। अभ्रंश मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग जो है इसमें देखने को मिला। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग भी देखने को मिला। माया मोह का खंडन और त्याग इसमें आवश्यक रूप से दिखाई दिया है। आगे चलते एक कथन दिया है, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो, धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन बताना है कि किसने बोला है। ये कथन लंबा चौड़ा कथन था और किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। इस कथन को आप बार बार ध्यान में रखेंगे और आपको ये याद हो जाएगा। चलते हैं आगे, बताना है, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो ये किसके बारे में कहा है, पृथ्वीराज रासो के बारे में। किसने इस ग्रंथ को अप्रामाणिक माना है। ठीक है, पूरा ग्रंथ को जाली बताया है, किसने बताया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इन्होंने जो पृथ्वीराज रासो को है अप्रामाणिक माना है। चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे बताना है, पृथ्वीराज रासो विषयक उपर्युक्त स्थापना जो है रामचंद्र शुक्ल की है। और सर्वप्रथम डॉक्टर वुलर ने 1875 में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय 12 सर्ग में रचित संस्कृत महाकाव्य के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। अब पूछा जाए अगर कि सबसे पहले किसने माना है, तो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर वुलर हो जाएंगे। इसी के बाद जो है इनके अप्रामाणिक होने की बात विद्वानों ने 3 वर्ग बन गया इनका। कौन कौन सा 3 वर्ग बन गया, अप्रामाणिक, प्रामाणिक और अर्धप्रामाणिक। अब किसने माना है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अप्रामाणिक, ये नोट कर लीजिए, ये आपके नोट करने वाली चीज़ें हैं। अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है, डॉक्टर वुलर, सबसे पहले इन्होंने ही माना। उसके बाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये भी आपके ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आ जाए अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है, और 2 दे दें, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और रामचंद्र शुक्ल। अब आप तो रामचंद्र शुक्ल को जानते हैं, बस उन्हें टिक करेंगे और आ जाएंगे, फिर भी आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑप्शन और होता है उसमें डी, जो होता है 1 से अधिक। तो इसीलिए आपको फैक्ट्स को याद रखना पड़ेगा। डॉक्टर वुलर, गौरीचंद्र हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हीरा देवी प्रसाद और कविराज श्यामल दास,
ये सभी कौन थे? अप्रामाणिक मानने वाले थे। किसको? पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को ध्यान रखेंगे। अब देखिए प्रामाणिक किसने माना है? श्याम सुंदर दास पहला नाम आता है इनका, कर्नल टॉड, मिश्र बंधु, मोहन लाल विष्णु लाल पांड्या, ये सभी प्रामाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। और अर्ध प्रामाणिक कौन मानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हमेशा ही देखा गया है ज़्यादातर रामचंद्र शुक्ल के अपोजिट ही इनकी विचारधाराएं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ शर्मा, ये 3 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे बताना है इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित अभ्यास मात्र है। ये किसके बारे में कहा है? रामचंद्र शुक्ल की मान्यता किस ग्रंथ के बारे में है? अब ये पहले एक बार अच्छे से और पढ़ेंगे। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। मतलब किसके बारे में यह कहा गया है कि श्रृंगार की प्रधानता है और वीर रस इसमें बहुत ही कम आभास मात्र देखने को मिलता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? बीसल देव रासो हो जाएगा। हम सभी जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है आदिकाल जब हम कर रहे थे। आदिकाल के आप मेरे पूरे सेशन को देख सकते हैं, मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है आदिकाल की, तो वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। पर ये जो है जितने क्वेश्चंस उसमें कराए हैं उससे बहुत ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा उसका और एडवांस लेवल है, हालांकि दोनों ही आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीसल देव रासो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, श्रृंगार की प्रधानता देखने को मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, मैं उसको टेलीग्राम में शेयर करती हूँ, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ आपका वैसा कुछ खास बात नहीं है। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए, ये आप कई बार मैं देख चुके हैं। आगे हम चलते हैं, बताना है यहाँ पे, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अंतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धनाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह कथन किसका है? वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते, और सिद्धोनाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत जो है ये किसका है? तो ये आपको बताना है कौन से ऐसे कवि हैं, कौन से ऐसे रचनाकार हैं जो है ये जो है इनको मानते हैं कि सिद्धनाथ योगियों की रचना जो है एक सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, यह उच्च कोटि की शुद्ध साहित्य की कोटि की शिक्षा नहीं है। तो ये मानने वाले कौन थे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। देखिए यहाँ से ही रिलेटेड आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे कौन थे यहाँ में कि रामचंद्र शुक्ल ने किसको जो है हिंदी साहित्य में मान्यता नहीं दी है। तो सिद्ध और नाथ साहित्य करके ऑप्शन में था, वही राइट ऑप्शन है, सिद्ध और नाथ साहित्य। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है इस बार टीआरई 3 में। बीपीएससी टीआरई 3 और 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है 6 to 8 में। ठीक है, तो एक अच्छी समझ विकसित तभी होगी जब आप इसको आराम से पढ़ेंगे। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, ये जो पंक्ति है पूरी किसकी है? शुक्ल की है। और उनका मानना था कि सिद्ध और नाथ और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, भीतरी चक्रों के अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है बीपीएससी में। ठीक है, तो सोचिए आपको कितना डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, ये बात किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और उनको इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ को हम करते हैं, मगर साहित्य के रूप में वर्णन नहीं किया गया। ये किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इंपॉर्टेंट है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो बस ऐसे ही पढ़ना है आपको। राउरवेल के विषय में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। अब राउरवेल किसकी रचना है? तो रोड़ा कवि की रचना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, रोड़ा कवि की रचना है राउरवेल, और इसके बारे में बताना है। ये तो आपका सही है, रोड़ा कवि नामक माना जाता है इनके रचयिता, ये तो सही है। कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, यह मूलतः एक शिलांकित रचना है, तो ये भी बात आपका सही है, ये एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है, तो ये भी आपका सही है। यहाँ पे आपका ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि यही सही होगा। इसमें राहुल नामक शौर्य का वर्णन किया है, नायक का शौर्य का वर्णन किया गया है, जबकि ये तथ्य आपका गलत है। ठीक है, इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन राउरवेल में देखा जाए तो नखशिख वर्णन किया गया है ये। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, हो सकता है इससे पूछ लिया जाए क्वेश्चन आपका। ठीक है,
देखिए राउरवेल के विषय में बताना है तो 10वीं सदी की यह रोड़ा कवि की रचना है और इसका सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयानी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया। यह एक शिलांकित कृति है। ये सभी पॉइंट वाइज आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जिन शिलाओं पर यह लिखी जाती है वह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र धार जिले से प्राप्त हुई है। वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में यह सुरक्षित रखा गया है। यह हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कृति यानी गद्य पद मिश्रित रचना मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका, पॉइंट भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी नायिका राहुल है, नायक राहुल है ये बोला गया था ऑप्शन में, जो कि गलत है। इसकी नायिका राहुल है और इसमें नख शिख वर्णन यानी नख से लेकर सिख तक का वर्णन, 7 नायकों का नख शिख वर्णन इसमें किया गया है। तो ये था पूरा राउरवेल के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी। आगे चलते हैं, बताना है साहित्यकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि किसने किसको माना है। देखिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए कौन हो जाएंगे यहाँ पे, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है, तो शिव सिंह सेंगर ने माना है पुष्पदंत या पुष्य या पुंड को, यानी 4th यहाँ पे सही हो जाएगा। राम कुमार वर्मा ने किसको माना है, तो स्वयंभू को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है, सरहपा को माना है। मैंने आपको याद करवाया था, राहुल सर से याद करवाया था। राहुल सर ने, यानी राहुल सर मतलब सरहपा, ऐसे राहुल सर से याद रख लीजिए। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। तो इस तरह से ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप सभी को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत और पुष्य या पुंड को माना है। देखिए अब शिव सिंह सेंगर ऑप्शन में ना हो तो मिश्र बंधु को आप लगा सकते हैं। अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो कोई एक लगाएंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर दोनों ने ही पुष्पदंत को माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना है। देखिए राहुल सरहपा ये काफ़ी फेमस है, हो सकता है डॉक्टर नगेंद्र को ऑप्शन में दे दें। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। जयदेव सिंह और माता प्रसाद गुप्त ने गोरखनाथ को माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना है। बार बार पढ़िए इसको, आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, बताना है यहाँ पे आपको सुमेलित कौन सा नहीं है। तो सावकाचार किसका है, देवसेन का है, ये तो सही है। आगे देख लेते हैं, नेमिनाथ रास सुमति गनी का है, ये भी सही है। भरतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी का है, ये भी सही है। रेवंत गिरिदास जिनधर्म सूरी का है, ये आपका जो है गलत है। रेवंत गिरी का नहीं है, ये विजय सेन सूरी का है। रेवंत गिरी किसका है, विजय सेन सूरी का है। और आपका डी ऑप्शन ही यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी यही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, सरहपा से संबंधित बताना है कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है। कौन सा तथ्य सही नहीं है देख लेते हैं। सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है, वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, ये तो आपका सही है। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है, ये भी सही है। इनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, तो ये आपका गलत है। यानी सी ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। इन्होंने अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई, ये भी आपका सही है। तो सरहपा के बारे में अच्छे से ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इनके बारे में जान लीजिए। उनकी सर्वत्र भाषा सीधी सरल मानी जाती है, यह कथन गलत था। सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं सरहपा, राहुल सांकृत्यायन ने इनको, और डॉक्टर नगेंद्र ने इनको प्रथम कवि माना हुआ है 8वीं सदी में, ठीक है। इनका मूल नाम राहुल भद्र था, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। राहुल भद्र था। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। और दोहा कोश को पढ़ने से कभी कभी यह भ्रम हो सकता है कि इन कविताओं में सपाट बयानी है, लेकिन इनका अर्थ सरल नहीं है। साधारण प्रतीत होने पर भी दोहों के भीतर शास्त्रीय अर्थ यहाँ पे छिपा हुआ है। आगे चलते हैं, तो यहाँ बताना है नेक्स्ट में हमें, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। ये आपको किसके बारे में कहा जा रहा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं है। ये किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और ये किसके बारे में कहा गया है, ये यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गोरखनाथ। बी के बारे में यहाँ बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। गोरखनाथ के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है।
और कुछ प्रमुख रचना है, इसको भी हम देखते चलेंगे। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं है। यह किसने कहा है? हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसके बारे में कहा है? गोरखनाथ के बारे में। इतनी बात ध्यान रखिए। तुलसीदास के कथन है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। आगे हम और देख लेते हैं। सिद्ध संप्रदाय का विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय है। नाथ एक विशेष वेशभूषा धारण करते थे, जिसमें मेखला, श्रृंगी, गुदड़ी, खप्पड़, कर्ण मुद्रा, झोला आदि होता था। तो ये देखिए, आपका वेशभूषा से संबंधित प्रश्न भी आपका पूछा जा सकता है। सिद्ध संप्रदाय में या नाथ संप्रदाय में आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय का ये विशेष यहाँ पे पहचान है। और यह कान छेद कर कुंडल पहनते थे, इसलिए इन्हें कनफटा योगी भी कहते हैं। तो किसे कहते हैं कनफटा योगी? नाथ संप्रदाय को, नाथ साहित्य को, नाथ जो कवि है, नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं, उनको कनफटा योगी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। गोरखनाथ का समय डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने 1885 माना है। अब गोरखनाथ की कुछ प्रमुख रचना है, यहाँ पे ध्यान रखें। तो हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ की 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है। हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हैं आप, एक भी पॉइंट यहाँ पे आपका स्किप करने लायक नहीं है। तो अमरस्य योग, गोरक्ष कल्प, गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग, हठ संहिता, ये सभी 10 आपको यहाँ पे गोरखनाथ की रचना बताई गई है। आगे चलते हैं। यहाँ पे बताना है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? तो यहाँ पे देखिए, आपको बताना है, दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे आपको बताना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए, डिटेल में मैं आपके साथ यहाँ पे चर्चा कर रही हूँ। और ये आपको यकीन मानिए, कोई बेहतर से बेहतर कोचिंग में भी ये चीज़ें आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी, जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो अपना समय सही जगह लगाइए और सही दिशा में आगे बढ़ते चलिए। तो यहाँ पे देखिए, वृहत्तम संस्करण 16,603 छंद है इसमें। मध्य संस्करण 7,000 छंद है। लघु संस्करण 3,500 छंद है। सबसे छोटा संस्करण 1,300 छंद। तो यहाँ पे देखिए, सबसे छोटा संस्करण जो है ना, 1,300 छंद वाला, ये ही जो है मूल रासो माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, किसी ने अलग अलग माना है। अगर डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया ना इन्होंने, जैसे 11-12 वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 1,300 छंदों का उल्लेख देखिए किया जाता है। दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त आदि विद्वानों ने माना है इनको सर्वाधिक। ठीक है, मथुरा प्रसाद दीक्षित जो है, इन्होंने मध्य संस्करण 13,000 छंद को प्रमाणिक माना है। वृहद रूपांतरण 16,306 छंद जो है, इसको सर्वाधिक अप्रमाणिक या सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण भी माना जाता है। कौन सा? वृहद रूपांतरण जो 16,306 छंद वाला है, इसको अप्रमाणिक माना जाता है, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण माना जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंदवरदाई हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। ठीक है, इनका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी भट्ट जो है इनका वास्तविक नाम है। पृथ्वीराज रासो 69 समय में विभाजित है। देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ से बिल्कुल, देखिए आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो एक एक क्वेश्चन यहाँ आपका बना है, इसी बार बना है बीपीएससी TRE 3 में। तो आप देख सकते हैं कि एक सुमेलित क्वेश्चन भी आया था इस तरह का, कि पृथ्वीराज रासो समय में माना जाता है, और साकेत सर्ग में आपका बना है। इस तरह से आपका एक सुमेलित क्वेश्चन है, तो वो भी क्वेश्चन आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो पृथ्वीराज रासो देखिए 69 समय में विभाजित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। जिसमें आदि पर्व समय, 10वां समय, 20वां समय, पद्मावती समय, 57वां समय में क्या आपका है? तो कैमास और वध समय है, सर्वाधिक मार्मिक समय माना जाता है। और 61वां समय जो है, ये कर्ण उज्ज समय है, सबसे बड़ा समय माना जाता है 61वां समय। 65वां समय है विवाह समय, इसमें 69वां समय में जहोबा युद्ध समय माना। ये काफ़ी डिटेल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर मैंने यहाँ पे आपको वो चीज़ें भी करवा दी हैं।
और ये तो हमने देख ही लिया है कि किसने अर्ध प्रमाणिक माना है, किसने प्रमाणिक माना है, ये तो हम कर ही चुके हैं। चलते हैं आगे। बताना है बीसल देवरासों के संपादनकर्ता इनमें से कौन है। तो बीसल देवरासों जो है, बीसल देवरास के संपादनकर्ता बताना इनमें से कौन है। तो आचार्य शुक्ल और दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त या अंगर चंद नाहटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अंगरचट नाहटा। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिए क्वेश्चंस आप देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जा रहा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से पूरा आदिकाल जब आप कर लेंगे ना, तो आदिकाल को लेके आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा आंसर। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, माता प्रसाद गुप्त और नगर चंद नाहटा। ठीक है, ये सभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो है यहाँ पे 14वीं सती प्रक्रम में विसल देवरासु लिखा गया था। यहाँ पे किसका है ये, तो नरपति नाल की रचना है, 4 खंडों में विभाजित है। ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ, जो करवा चुकी हूँ उसको हम बार बार नहीं करेंगे। आपको मैं उम्मीद है कि आपको याद जरूर हो गया होगा, या फिर आप इसने नोट कर लिया होगा। देखिए कौन कौन से खंड में क्या क्या कहा गया था। विवाह होता है पहले खंड में, दूसरे खंड में रूठ कर उड़ीसा चला जाता है बिसल देव। ये सब बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे चलते, बिसल देव रासो हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा द्वारा संपादित किया गया था 1953 में। ये बात आपको याद रखनी है। चलते आगे। यहाँ बताना है आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है। अब यहाँ अमीर खुसरो के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने आदि साहित्य में प्रसिद्ध हैं। तो ये तो आपका कथन सही है। देखते हैं, हमें जो है गलत वो बताना है ना, गलत बताना है। तो गलत कौन सा होगा। उनकी प्रसिद्धि में खड़ी बोली काव्य बनने का प्रयास कर रही थी, ये भी आपका सही है। उन्होंने नवजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की, ये भी सही है। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था, तो मात्र नहीं होगा। मनोरंजन की तरफ से भी इन्होंने किया, काफ़ी काम किया इन्होंने। इनके बारे में बोला जाए तो देख लेते हैं नीचे, काफ़ी चीज़ें इनके बारे में बताई गई हैं। ये एक एक पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं जो घेर रही हूँ ना, ये आप ज़रूर लिख लें। इनका जन्म देखिए 1253 में हुआ था, एटा में। कहाँ हुआ था, आधुनिक एटा में, मध्य प्रदेश, पटियाली गांव में माना जाता है। इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, और खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है, हिंद का तोता। ठीक है, हिंद का तोता हम किसे मानते हैं, तो अमीर खुसरो हो जाएगा। इन्हें सितार का आविष्कारक का श्रेय भी दे, सितार वादक के नाम से भी जाने जाते हैं। सितार का आविष्कार किन्होंने किया, तो अमीर खुसरो हो जाएंगे। ये सभी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। इनकी रचनाओं को हम देख ही चुके हैं। चलते हैं आगे। बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाएं। तो यहाँ पे आपको बताना है किस रचना के अनुसार इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। तो ऑब्वियस है कि कोई मैथिली रचना हो सकती है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो मैथिल रचना ही इन्होंने कुछ मैथिली में जो रचना किया होगा। तो मैथिली में इनकी 2 ही रचनाएं हमने पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं, एक तो था आपका जो ऑप्शन में ही है पदावली, और एक कौन था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैंने आपको इसी सेशन में बताया है, अगर आप सो नहीं रहे हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इनकी अन्य रचना देखिए, यहाँ पे ये भी रचना के बारे में बताया गया है, तो मैं ये नहीं कराऊंगी आपको। देखिए इनकी उपाधियाँ आप देख लीजिए एक बार। अभिनव जयदेव इन्हें कहा जाता है, विद्यापति को। राजा शिव सिंह ने इनको दिया था ये अभिनव जयदेव, ये भी पूछा जा सकता है। किसने ये उपाधि दी थी इन्हें, राजा शिव सिंह ने दी थी। कवि शेखर भी इन्हें कहा जाता है, खेलन कवि कहा जाता है, व्यय संधि के कवि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्यय संधि के कवि, कवि कंठहार, दशावधान, ये सब भी इनके उपाधियों में शामिल है। और मैथिल कोकिल तो है ही विश्व प्रसिद्ध। चलिए आगे देख लेते हैं, इनमें कौन सा विवरण सही नहीं है। अब यहाँ सिद्ध जैन साहित्य के बारे में आपको बताना है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा देख लेते हैं। सही नहीं बताना है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई, ये तो आपका सही है। जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया, तो शैली है ये सारा जो है ना, ये सारा शैली है, इसको ध्यान में रखिए। ये सब शैली जैन साहित्य में रचा गया था, ये भी बात आपका बिल्कुल सही है। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, ये
आपका गलत हो जाएगा। हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म का प्रचार भारत में तीव्रता से हुआ था, और इसका जो धर्म का प्रचार है वो बिहार, तिरहुत, अवध के प्रांत, ये सब जगह सीमित था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से विकसित हुई, ये भी आपका मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सिद्ध साहित्य आपका किससे आया था। तो बौद्ध धर्म का जो दो पार्ट होता है ना, दो विभाजन हो जाता है, हीनयान और वज्रयान, ये आपने पढ़ा होगा। वज्रयान उपशाखा जो थी वो सिद्ध साहित्य के अंदर आई। चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो ये सब बात आप इसको यहाँ पे पढ़ लीजिए, ये वैसे तो उतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ बताना है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। अब यहाँ पे ये कथन किसने कहा, ये बताना है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। तो ये किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए किसने और क्या कहा है, ये कथन तो आपने देख लिया, राहुल सांकृत्यायन का है। आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है, प्राकृत भाष हिंदी या अपभ्रंश कहा है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना, ये भी हमने देख ही लिया है। चलते हैं आगे, बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा का प्रयोग आ गया है। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। ये जो कथन है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, और किस कृति के संबंध में कहा है। तो देखिए ये आपकी जो रचना है ना, ये आपकी विद्यापति की रचना है सभी। ठीक है, और यहाँ आपको बताना है कि कौन सा आपका किस रचना के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कीर्तिलता। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दो आपका किस में है, अवहट में है। ये दो किस में है, अवहट में है। और ये देखिए ये दोनों ही आपका अवहट में है, और यहीं से आप इसको थोड़ा सा हिंट में कर सकते थे, तो कि अवहट भाषा में लिखा है। कहीं कहीं पे मैथिली भाषा का भी प्रयोग देखने को मिलता है। किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इनकी सभी रचनाओं को ध्यान में रखें। ठीक है, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, गौरक्ष विजय, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। वर्ण रत्नाकर किसकी थी, तो ज्योतिश्वर ठाकुर की थी, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे साधारणता सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक या कथन किस विद्वान ने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने कौन सी संज्ञा दी है, ये सब आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वही यहाँ पे बताया गया। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। दोहा चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। तो ये जो है सरहपा के बारे में यह कथन किसने कहा है, ये बताना है आपको। तो इनके बारे में ये कौन कहा है, तो देखिए आप लोग सरहपा देख के राहुल सांकृत्यायन मत लगा देना। यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन कहा है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ आपको सुमेलित करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अभी हमने देखा चंदन बाला रास, ये किसका है, आसगू का है, बिल्कुल सही है। स्थूली भद्र रास बताना है किसका है, स्थूली भद्र रास किसका है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका गलत है ना। स्थूली भद्र रास किसका है, तो जिन धर्म सूरी का है, जिन धर्म सूरी का है। विजय सेन सूरी यहाँ लिखा है, तो यही गलत है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित का है, और वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का है, हमने अभी भी देखा है। आगे चलते हैं, इसको आप देख लीजिए, इसका डेट के साथ आपको याद रखना है। कुवलय माला कथा के लेखक कौन हो जाएंगे, कुवलय माला के कौन हो जाएंगे, सोमप्रभ सूरी, उद्धोतन सूरी, धर्म सूरी या मुनि जिन विजय। कुवलय माला
क्वेश्चन का आंसर आप लगाइए खुद से और बताइए कि कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, तो उद्योतन सूरी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्योतन सूरी जो है कुवलय माला कथा का लेखक हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्या पता कि कहाँ से क्या पूछ लिया जाए। तो ये उद्योतन सूरी की रचना है। धर्म सूरी ने जम्बू स्वामी रासा की रचना की तथा सोम प्रभु सूरी ने कुमार पाल प्रतिबोध की रचना की, तो इसको ध्यान रखेंगे। मुनिजिन विजय ने शालिभद्र सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबली को हिंदी जैन परंपरा का आदि काव्य माना है। ठीक है, कुवलय माला की रचना उद्योतन सूरी ने जालोर में रहकर 778 ईस्वी में आसपास प्राकृत ग्रंथ है। ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा प्राकृत ग्रंथ है, तो कुवलय माला जो है ये आपका प्राकृत ग्रंथ है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया है पहले ही, अब इसका आंसर तो आप कर ही दीजिएगा। पुष्यापुंड जो है हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है, तो पुष्यापुंड यहाँ बताना है आपको। तो कौन सा सही हो जाएगा, शिव सिंह सेंगर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जरा सा क्या बात यहाँ बताया गया है। पुष्यापुंड को हिंदी का प्रथम कवि जो है शिव सिंह सेंगर ने माना है, वही राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना है, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको हिंदी के प्रथम कवि माना है। और मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, ध्यान रखेंगे। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज से हिंदी साहित्य की आरंभ मानी है। आगे चलते हैं, यहाँ बताना है रत्नाकर जोपम कथा, ये पुस्तक संबंधित है किससे, ये बताना है। महायानी सिद्ध से, वज्रयानी सिद्ध से, नाथ से या जैन से। तो निश्चिंत रहिए, क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे करवाए जा रहे हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके कोई क्वेश्चन यहाँ पे रुकेंगे नहीं। रत्नाकर जोपम कथा बताना है, ये पुस्तक किससे संबंधित है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वज्र यानी सिद्ध। वज्र यानी सिद्ध यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए रत्नाकर जोपम कथा जो है इसका संबंध वज्र यानी सिद्ध से है। दो बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बटी थी, हीनयान और महायान, ये तो आप जानते होंगे। और हीनयान की शाखा को ही वज्रयान शाखा के नाम से भी जाना जाता है और वज्रयान से ही संबंधित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बार बार बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चलते हैं आगे। जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दराए नैना बनाए बतिया। अच्छा, जे हाल मस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, ये पंक्ति आपको बताना है। ये आपको एक गाना का याद दिला रहा होगा। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं कि ये रचना किसकी है, तो अमीर खुसरो की है, बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ से गाना भी आप जेहाल मिस्की बता सकते हैं। तो देखिए इनके बारे में हमने काफ़ी बातें पहले ही कर ली हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं। तूतीय हिंद इन्हें कहा जाता है, हिंद का तोता। और इनकी प्रमुख रचना खालिकबाड़ी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल। और कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति अगर मैं बताऊँ तो जब मैं था तब हरी नहीं और जब हरी हैं तब मैं नाही, ये कबीर की है। और रज्जब जो है दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे, तो पॉइंट करके लिखिए कि दादू दयाल के शिष्य कौन थे, रज्जब। वैसे इनके और भी शिष्य हैं, मैं जब आदिकाल आपको करवा रही थी स्टार्टिंग में, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जितनी भी शिष्य आदि परंपरा है वो सब मैंने आपको कंप्लीट करवाया था और दादू दाल के सभी शिष्यों के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। आपने शुरू से अगर आप मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से समझ में आई होंगी और आपके एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। हालांकि एग्ज़ाम तो सबका मेहनत ही बेकार चला गया, लेकिन आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस पर रज्जब ने एक दोहा लिखा, दाई जैसा गुरु मिला शिष्य जब रजबसा जान। अब मोहम्मद जायसी जो है वो सूफ़ी कवि हैं, सभी को पता है। पद्मावत इनकी रचना है। और इनकी अन्य रचना कौन कौन सी है जायसी की, अखराहट, आखिरी कलाम, कहरनामा और चित्ररेखा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 50 करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप देखोगे नहीं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक, कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा आपको ये सेशन, ऐसा ही सेशन आप चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे तभी तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक बताना है। धनपाल राजशेखर धर्म
प्रभ सूरी और रामचंद्र सूरी। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो डी ऑप्शन रामचंद्र सूरी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्भय, निर्भय कौन है? रामचंद्र। रामचंद्र क्या है? निर्भय है। निर्भय भीम व्यायोग का रचनाकार कौन हो जाएंगे? रामचंद्र सूरी। ठीक है, देख सकते हैं यूपी टीजीटी में पूछा गया है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी टीजीटी पीजीटी में, और 2021 में आया है ये क्वेश्चन, काफ़ी नया है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन हो जाएंगे? रामचंद्र सूरी। यह जो रूपक ग्रंथ है इसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। वनमाला नाटिका, मल्लिकाम करंद प्रकरण, यदुविलास नाटक, रघुविलास नाटक, रामचंद्र सूरी, इनके सभी रूपक ग्रंथ हैं। और रामचंद्र सूरी जैन आचार्य हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और इनका समय 1145 से 1230 माना जाता है। संस्कृत के 11 नाटक जो इन्होंने लिखा है, और इनके गुरु कौन थे? तो हेमचंद्र थे, जिन्होंने व्याकरण के माने जाते हैं पाणिनि, ठीक है, प्राकृत के पाणिनि माने जाते हैं हेमचंद्र। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे बताना है सिद्ध परंपरा, यहाँ पे बताना है कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। ये तो इतना ज़्यादा टफ लग रहा है ना, सुन के ही टफ लग रहा होगा क्वेश्चन। ये टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी में, ठीक है, 2021 में काफ़ी नया क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सभी क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी पूरे मूड में है अभी, क्वेश्चंस आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट दे रही है। तो अगर यहाँ पूछा जाए सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है, तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा ये बताना है। तो यहाँ पे आपका पुतलिपा, ठीक है, पुतलिपा आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पुतलिपा जो है सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध थे जो कि योगी थे। शेष विकल्प जो है मणि प्रभता, कनखलापा और लक्ष्मी करा, ये सब योगिनियों के नाम हैं। सिद्ध साहित्य का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से माना जाता है। सिद्ध का ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, बताना है हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? हिंदवी, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? सी ऑप्शन अबू सईद यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अबू सईद जो है, कुछ स्थान पे आपको जो है अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो यहाँ पे हो सकता है, अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो ने भी हिंदवी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अबू सईद यहाँ पे दिया है, कहीं जगह पे आपको अमीर खुसरो भी देखने को मिलता है। तो जो ऑप्शन में दिखे वो आपको मार देना है। आगे चलते हैं, यहाँ बताना है कल चूरी राजवंश की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन किस संबंधित ग्रंथ में है? देखिए 1 to 5 में अगर देखा जाए कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया हिंदी से, और जो ऐसे क्वेश्चन थे आउट ऑफ द लेवल क्वेश्चन थे 1 to 5 के, क्या वो तो पीजीटी के लायक भी क्वेश्चन नहीं थे, नेट जेआरएफ पीएचडी तक के क्वेश्चन को डाल दिया गया था, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। क्वेश्चंस बनाना चाहिए उस हिसाब से जैसा आपका लेवल होता है। तो परीक्षार्थी के लेवल के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम देना चाहिए, सेट करना चाहिए, पर कोई लेवल ही नहीं रखा है बीपीएससी ने। तो यहाँ पे देखिए आपको ये क्वेश्चंस देखा सुना लग रहा होगा। कल चूरी राजवंश की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ बताना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउर बेली, कुबलय माला गथा और वर्ण रत्नाकर। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए। राउर बेली में आपको बताया गया था कि 7 नायकों का नखशिख वर्णन किया गया है, यह एक गद्य शिलांकित रचना है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, दिमाग को ठहरा के रखना है अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का है ये कथन, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये काफ़ी फेमस है, रामचंद्र शुक्ल का है विद्यापति के बारे में। ये हज़ार प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसने कहा है? हज़ार प्रसाद द्विवेदी। जातीय कवि किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। ये सभी हम कर चुके हैं कई बार, याद रखिएगा। चलते हैं आगे, अपभ्रंश के दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो किस कवि ने किया? हेमचंद्र, जोइंदू, धनपाल या सोमनाथ। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जोइंदू, ठीक है। जोइंदू जो है अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ जो है जोइंदू से माना जाता है, ध्यान रखेंगे। जोइंदू की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है परमात्म प्रकाश और योगसार। परमात्म प्रकाश और योगसार इनकी प्रमुख रचना है जोइंदू की, यहीं से पूछी ही जाती है, ठीक है।
और इसके बाद अगर हम बात करें प्राकृत की पाणिनि किसे कहते हैं, हेमचंद्र को ध्यान रखेंगे। प्रमुख जैन आचार्य हैं और इनकी ग्रंथ जो है शब्दानुशासन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 46 क्वेश्चन है ये हमारा, 47 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, हल्का सा धुंधला दिख रहा होगा तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखिए, अपना क्वालिटी ठीक कर लीजिएगा वीडियो का तो आपको दिख जाएगा, दिखने लायक है। मैं पढ़ रही हूँ, अच्छे से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में तीन क्वेश्चन और है, इसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। देखिए ये नेट का क्वेश्चन है आपका 2021 का। सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया है। निम्न में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में या लौकिक साहित्य में? देखिए सिद्ध साहित्य में जो है वो भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया। इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम देखिए इसमें थोड़ा देख लें तो सिद्ध साहित्य में सिद्धों में पंचमकार क्या होता है? मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन की दुष्प्रवृत्ति को देखने को मिलती है। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल 8वीं से 10वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। और ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वन रत्नाकर तो आप जान ही रहे। पहली जानकारी जो है हमें सिद्धों के बारे में कहाँ से मिलती है, तो ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर से मिलती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिद्ध साहित्य की विशेषता पर बात करें तो जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन किया, बाह्य डंबर और पाखंडों की कटु आलोचना की गई है, रहस्यात्मक अनुभूति, जन भाषा का प्रयोग, ये सभी इसमें जो है सिद्ध साहित्य का विशेषता देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। रामचंद्र के अनुसार चंद्रवरदाई क्या है? केवल कवित्व के रचयिता है, हिंदी के प्रथम कवि हैं, केवल दोहा और तोमर के रचयिता हैं, प्राकृत के पारंगत हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है चंद्रवरदाई रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कैसे है, क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? यहाँ पे आपका देखिए हिंदी के महाकवि, प्रथम महाकवि हैं, ये बात तो आपका सही है, ठीक है। और व्याकरण में पारंगित थे, ठीक है। तो दोहा और तोमर के रचयिता कौन है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और बताइएगा, ज़रूर बताइएगा इसमें। और यहाँ पे 2 और 4 सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। जन्म काल के अनुसार ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जब 6 to 8 में आपसे सारा क्रम से पूछा गया है तो 9, 10 और 11, 12 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो लुइपा, स्वयंभू, हेमचंद्र और पुष्पदंत, इसमें बताना है जन्म काल की दृष्टि से सही क्रम कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन तो हो जाएगा इसमें बी, पहले स्वयंभू पहले हो जाएंगे 783, स्वयंभू हो जाएंगे, उसके बाद लुइपा, ठीक है, उसका लुइपा, उसके बाद पुष्पदंत, उसके बाद हेमचंद्र। पुष्पदंत का समय 972 और लुइपा का समय कहीं कहीं पे 773 भी देखने को मिलता है। लेकिन जो आयोग ने उत्तर माना है वो बी को ही माना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले स्वयंभू, उसके बाद लुइपा, उसके बाद पुष्पदंत, उसके बाद हेमचंद्र, इस तरह से आपको करना है। और 1088 जो है वो हेमचंद्र का समय माना जाता है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, है ये 50 नंबर का क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिए, अमीर खुसरो से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है इस बार। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सभी को। उनका जन्म पटियाला में हुआ। देखिए आपको सही कथन बताने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है और उम्मीद है कि आपने उसको लिख भी लिया होगा, ठीक है। एटा जिला, पटियाला गांव, ठीक है। तो पटियाला गांव में हुआ। सही तथ्य यहाँ पे है, आपको उत्तर सही चुनना है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये सही है। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवि में एक थे, तो ये आपका सही है, ये वाला आपका सही है।
इन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो, ये गलत है। मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदी में पूछो, ये कहा था इन्होंने, ठीक है। और ये आपका 2 और 3 ही यहाँ पे सही है। देखिए, जन्म आपका पटियाली गांव में हुआ था। पटियाला अलग आपका पंजाब में होता है, लेकिन एटा ज़िले में खुसरो का जन्म जो है वो एटा ज़िले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन 1 और 4 गलत है और 2, 1, 3 सही है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब तक आप अमीर खुसरो के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा इनका कथन है कि मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदी में पूछो, वहाँ लिखा था फारसी में पूछो। तो ये आपका इस तरह से छोटा छोटा मेज़र प्रॉब्लम आ जाता है अगर आपको नहीं पता होगा तो हमने पूरे 50 क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में किया और ये 50 क्वेश्चन आपके लिए 150 क्वेश्चन से कम नहीं होगा। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह डिटेल में क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं। ये आपके हर एक एग्ज़ाम में जहाँ साहित्य पूछा जाता है, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, बीपीएससी हो या फिर और भी जितने भी जगह आपका हिंदी साहित्य पूछा जाता है, यूजीसी नेट वगैरह सब जगह आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।